और एज अ मॉक एपिक। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एपिक एंड अ मॉक एपिक। जब भी आप मॉक एपिक का क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व करोगे तो सबसे पहले जो है आपको एपिक की डेफिनेशन बतानी होती है। वेन एवर जब भी आपको लगे कि ये जो है कोई भी चीज है, कोई भी आपको कोई कॉमेडी दे दी जाती है और आपको बताया जाता है कि ये किसी और कॉमेडी का मोक है, यानी कि उसकी कॉपी है या उसको एक मोक वे में जो है वो बयान किया गया है, तो एट फर्स्ट आपको पहले उसका जो ओरिजिनल वर्क है उसके बारे में बताना होता है कि वो क्या था, और फिर उसके बाद आपने इसको एपिक को बताना होता है। मैं क्योंकि आप लोगों का फास्ट ट्रैक स्टार्ट हो गया, मैं बहुत डिटेल नहीं जाऊंगी, लेकिन अगर आप यूट्यूब चैनल पे देखें तो मैंने अपने जो जिन्होंने शुरू से ज्वाइन किया होता है, जब मेरा जो फर्स्ट बैच सेकंड बैच किया था, उसको मैंने बताया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एपिक एंड मॉक एपिक, और वो मैंने पूरी एक स्लाइड बढ़ाई थी। लेकिन एट दिस टाइम क्योंकि आप लोगों का बेटा फास्ट ट्रैक स्टार्ट हो गया, हमारे पास चंद एक वीक्स हैं, ओनली 21 वीक्स हैं, इसके अंदर मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल शायद ना पढ़ा सकूं। तो इस वजह से मतलब मेरा बहुत दिल करता है कि मेरे पास जितना नॉलेज है वो मेरे स्टूडेंट्स के पास भी हो, लेकिन बाज़ औक़ात वक्त की मजबूरी की खातिर जो है हमें ये करना पड़ता है, स्पेशली जब मेरे पास लेट कमर्स आते हैं और हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट रह जाता है। दैट इज़ द बेसिक रीज़न जिसकी वजह से मैं अब बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन आपको अपना वो जो यूट्यूब वाला जो चैनल पे जो मेरा लेक्चर है वो जरूर मैं आप लोगों को उसका लिंक शेयर कर दूंगी। यहाँ पे देखिएगा कि सबसे पहले लिखा हुआ है अ मॉक इज अ टिपिकल सटायर और पैरोडी, ठीक है, और मॉक एपिक जो है वो किसी एपिक की सटायर या पैरोडी होती है। एपिक पोएम की जो सटायर या पैरोडी होती है उसको हम मॉक कहते हैं, यानी कि एक ह्यूमरस वे में जब हम सटायर करते हैं और किसी भी चीज की कॉपी करते हैं। जैसे वो देवदास मूवी आई थी तो उसकी जो है एक मॉक कॉपी बना दी थी ये फैसलाबादी थिएटर ने ना, तो वो क्या होता है, दैट इज बेसिकली द मॉक, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं कि वो जो है मॉक है। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चंस कुछ यूं आए हुए हैं जो आप लोगों के पास पेपर्स में आए हुए हैं। डिस्कस द रेप ऑफ द लॉक एज अ मॉक एपिक पोएम। रेप ऑफ द लॉक जो है वो उसको डिस्कस करें कि वो मॉक एपिक पोएम है। तो इट मींस कि जब भी कोई लिटरेरी टर्म आएगा सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन देनी होती है, और इसमें सबसे पहले आप एपिक पोएम की डेफिनेशन देंगे, देन मॉक एपिक की देंगे, यानी कि इट मींस कि आपको थोड़ा सा कंपेयर एंड कंट्रास्ट देना पड़ता है। अ लिटिल इज मेड ग्रेट एंड अ ग्रेट लिटिल, हैजलिट, ठीक है। हैजलिट ने कहा था कि बहुत छोटी सी चीज को, एक ट्राइवियल मैटर को एक बड़ा मैटर बना दिया गया और बड़े मैटर को छोटा बना दिया गया। हाउ डज दिस हैपन इन द रेप ऑफ द लॉक, ये क्यों हुआ रेप ऑफ द लॉक में, एंड व्हाई इज इट डन, और ऐसा क्यों हुआ, मतलब क्या रीजन थी बिहाइंड के एक छोटे से मामले को बड़ा और बड़े से मामले को छोटा बना दिया गया इन रेप ऑफ द लॉक, उसके पीछे क्या रीजन थी और क्या ऐसा क्यों हुआ। राइट शॉर्ट नोट ऑन रेप ऑफ द लॉक एज अ मॉक हेरोइक पोएम। एपिक पोएम हो या हेरोइक पोएम हो एक ही बात होती है, मॉक हेरोइक पोएम या मॉक एपिक पोएम एक ही चीज के दो नाम है। यहाँ पे देखिएगा अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल एन एपिक इज अ लॉन्ग नैरेटिव इन वर्ड्स embodying the tragedy of a conspicuous person who is involved in adventurous events and meets a tragic fall on the account of some error of judgment hamartia which throws him from prosperity to adversity. His death is not essential, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल अगर देखा जाए तो एपिक जो है वो एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है, इन वर्ड्स पोएम को कहा जाता है, जो कि एम्बडी करती है, जिसके अंदर दिखाया जाता है ट्रेजेडी को, एक डाउनफॉल दिखाया जाता है एक कॉन्स्पिशियस पर्सन का, एक हैप्पी पर्सन का, एक स्टेट वाले पर्सन का, या एक प्रॉस्पेरस जिसे कहना चाहिए एक खुशहाल इंसान का डाउनफॉल दिखाया जाता है, जो कि इन्वॉल्व होता है एडवेंचरस इवेंट्स में। वो मीट करता है एक ट्रेजिक फॉल को ऑन अकाउंट ऑफ सम एरर ऑफ जजमेंट, जिसको हम आशिया कहते हैं, जो कि थ्रो करता है हिम फ्रॉम प्रॉस्पेरिटी टू एडवर्सिटी, और उसकी डेथ इसमें एसेंशियल नहीं होती। अच्छा यहाँ पे देखें, हम इसको आप अंडरलाइन करें और पॉइंट्स बनाएं। व्हाट इज एन एपिक, ठीक है, अरिस्टोटल की डेफिनेशन के मुताबिक एपिक क्या है। नंबर 1 दैट इज द लॉन्ग नैरेटिव पोएम। नंबर 2 उसके अंदर ट्रेजेडी होती है एक प्रॉस्पेरस या कॉन्स्पिशियस पर्सन की, जो कि नंबर 4 एडवेंचरस इवेंट्स में इन्वॉल्व होता है।
नंबर 5 वो ट्रेजिक फॉल उसका होता है, और ड्यू टू सम एरर ऑफ जजमेंट, ठीक है, उसका जजमेंट होती है एरर हमाशिया की वजह से। नंबर 6 विच थ्रोस हिम फ्रॉम प्रोस्पेरिटी टू एडवर्सिटी, इस हमाशिया की वजह से, वही नंबर 5 भी हो गया कि इस हमाशिया की वजह से उसका डाउनफॉल होता है फ्रॉम प्रोस्पेरिटी यानी कि खुशहाली से बदहाली की तरफ। और नंबर 6 उसकी जो डेथ होती है वो एसेंशियल नहीं होती। तो ये 6 पॉइंट्स है जो आप याद कर सकते हैं इसमें। The importance, that is why the language is also grand and bombastic, और इस वजह से the subject matter of an epic जो है वो इतना great और momentous importance का होता है कि वो जो है लैंग्वेज उसकी ग्रैंड होती है और बम्बास्टिक होती है। छोटी सी बात जो है इसके अंदर जो है, यानी कि लैंग्वेज जो है वो बम्बास्टिक और जो है वो बहुत ज्यादा ग्रैंड इसलिए की जाती है कि उसके अंदर एक किसी भी एडवेंचरस इवेंट को बहुत ग्रैंड स्केल पे बयान किया जाता है। जैसे हमने मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट पढ़ी थी, तो हमने उसमें देखा कि मतलब कुछ इवेंट्स को उन्होंने बहुत ग्रैंड स्टाइल में बयान किया हुआ था। अब यहाँ पे देखते हैं, मॉक एपिक ऑन द अदर हैंड इज अ लिटरेरी पैरोडी ऑफ द हीरोइक स्टाइल। एक मॉक एपिक जो है वो एक लिटरेरी पैरोडी है एक हीरोइक स्टाइल की। द सब्जेक्ट ऑफ मॉक एपिक इज ऑर्डिनरी, इसका जो सब्जेक्ट होता है वो बहुत ऑर्डिनरी आम सी चीज होता है, जबकि एपिक में हमने क्या देखा था कि एक कोई बहुत सब्जेक्ट मैटर उसका बहुत बड़ा होता है एंड ट्राइबल, लेकिन मॉक एपिक में ऑपोजिट होता है, बिल्कुल छोटा सा होता है। बट द ट्रीटमेंट एंड स्टाइल इज एलिवेटेड, लेकिन उसका ट्रीटमेंट और उसका स्टाइल जो होता है वो बहुत एलिवेटेड होता है। ऑर्डिनरी सब्जेक्ट मैटर इज ड्रैप्ड विद ग्रैंड स्टाइल, ऑर्डिनरी सब्जेक्ट मैटर जो है उसको ग्रैंड स्टाइल से यानी कि छोटी सी चीज को बड़ा करके बताया जाता है। एंड बम्बास्टिक लैंग्वेज विच लुक्स रिडिकुलस, और वो उस छोटे से ट्राइवियल मैटर के लिए एक बम्बास्टिक लैंग्वेज यूज की जाती है जो कि रिडिकुलस लगती है। to be curd, it is just like using a great force to carry a feeder। और अगर देखा जाए तो ये एक ग्रेट फोर्स है कि आप एक ग्रेट फोर्स से सिर्फ आप एक छोटे से फीदर को पकड़े हैं, यानी कि आप एक मक्खी को बंदूक से मार रहे हैं, दैट इज जस्ट लाइक दैट। ठीक है, वो कहते हैं ना कि मक्खी अगर जो है वो क्या कहते हैं उसका जो मक्खी को मारने वाला नेट होता है, मक्खी अगर नेट से मर जाती है तो मक्खी को बंदूक से मारने की क्या जरूरत है ना। तो दैट इज जस्ट लाइक दैट कि ग्रेट फोर्स आप यूज कर रहे हैं जस्ट एक फीदर जो कि बहुत हल्का सा है। तो ये एक बड़ा मशहूर मकोला है, अगर आपको पता हो कि जी मक्खी को बंदूक से थोड़ी मारते होते हैं, तो मक्खी को तो नेट में फंसा के मारते हैं ना। तो एक चीज जो छोटी, एक जो मसला जो जरा सी बात से हल हो जाता है, उसके लिए पूरी बंदूक निकालने की क्या जरूरत है। उसमें कहने का मकसद ये होता है कि जिस लेवल का मैटर होता है ना उसको उसी लेवल पे आके उसको सॉल्व करना पड़ता है। अगर आप उसके लिए मक्खी को मारने के लिए अगर आप बंदूक निकालेंगे तो दीवारों में सुराख हो जाएंगे, मक्खी उड़ जाएगी, इट मीन्स के नुकसान ज्यादा हो जाएगा ना। तो जितना छोटा मैटर होता है उसको उसी लेवल के ऊपर सुलझाया जाता है, उसके लिए बंदूक नहीं निकाली जाती। तो ये कोई जंग थोड़ी है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक बिल्कुल छोटे से मैटर को एक जंग बना दिया था। तो दैट्स वाई यहाँ पे कहा गया है कि टू बी कटेड इज जस्ट लाइक, कि अगर हम इन शॉर्ट कंसाइज वे में बयान करें तो ये ग्रेट फोर्स है जिससे कैरी किया है एक फीदर को। According to Pop, the use of pompous expression for low action is the perfection of the mock epic। और पॉप के अकॉर्डिंग ये जो यूज ऑफ पॉम्पस एक्सप्रेशन है फॉर लो एक्शन, वो है असल में परफेक्शन ऑफ द मॉक एपिक। ठीक है, ये जो पॉम्पस एक्सप्रेशन है कि ये इतना जो ग्रैंड एक्सप्रेशन यूज किए जाते हैं इतने ट्राइवियल से एक्शन के लिए, बहुत लो एक्शन के लिए, असल में यही तो परफेक्शन है मॉक एपिक की। A mock epic is also called mock heroic because in it the tribal subjects are inflated with false dignity, or it is the parody of epic norms. The Rape of the Lock is a mock epic, but it is a refinement on the earlier mock epics like Nun's Priest's Tale and others. Tillerdson's view is that in Rape of the Lock, Pop mocks at maximum amount of epic. और टिलेट्सन्स व्यू जो है रेप ऑफ द लॉक में ये है कि पॉप मूव करता है एट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एपिक के ऊपर।
उसके बाद देखते हैं डॉक्टर जॉनसन इसके बारे में क्या कहता है। ये सारे क्रिटिक्स के व्यूज हैं। और बेटा एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि आप लोगों के जो क्रिटिक के व्यूज होते हैं, जो दूसरे क्रिटिक के व्यूज होते हैं, अगर वो आप अपनी असाइनमेंट में या अपने एग्जाम्स में ऐड करते हैं तो उसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। तो कोशिश करें कि दूसरे क्रिटिक्स के व्यूज को जरूर बयान करें। डॉक्टर जॉनसन while commenting on the rape of the lock says that rape of the lock is the most attractive of all ludicrous composition. De Quincey is of the view that Rape of the Lock is an exquisite monument of the playful fancy. Loyal and Bose call it a perfect poem and then as a perfect specimen of the poetic burlesque. Hazlitt too pays a great tribute to the poem. Loyal और गौसल ने उसको एक perfect poem कहा था और and then as perfect specimen of the poetic burlesque और then ने उसको एक परफेक्ट स्पेसिमेन ऑफ पोएटिक बर्डलेस कहा था। और हैजलिट ने भी बहुत ज्यादा ट्रिब्यूट पेश किया था इस पोएम को। अब देखिए इन्होंने पूरी पूरी कोट्स नहीं लिखी हुई, छोटे छोटे फ्रेजेस लिखे हुए हैं। अगर आप बेटा एक फ्रेज भी लिखते हैं ना और साथ उसका नेम लिख देते हैं राइटर का, तो आपको उतने ही मार्क्स मिलते हैं जितना कि आप एक नॉर्मल कोट लिखते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स जब लिखते हैं या टेस्ट करते हैं तो वो अगर फॉर एग्जांपल उन्होंने ये कोट लिखी है ना, पता ही नहीं चल रहा होता कि कोट किधर लिखी हुई है। और एक चीज मैं और बता दूं कि बेटा एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी कोट बैठ के ढूंढेगा। बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स ये कंप्लेन कर रहे होते, मैम इतनी सारी कोट्स लिखी थी, 5 लिखी थी, 10 लिखी थी, फिर भी सप्ली आ गई। द रीजन इज दैट जब आप इतना घुसा घुसा के इतना छोटा छोटा करके लिखेंगे, आगे बेचारा जो बैठा होता है वो उसको ऐनक भी लगी हुई होती है, वो बेचारा बूढ़ा हो चुका होता है पेपर चेक कर करके। तो बेटा जब आप उसको मजीद इरिटेट करने के लिए अपनी राइटिंग ही ठीक नहीं करेंगे तो आपने तो फेल होना है ना फिर। तो इसलिए मैं बार बार स्टूडेंट्स को एक ही बात कर रही होती हूँ, अपनी राइटिंग ठीक करें, अपना वे ऑफ देखिए बात सारी वही होती है। अब फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है वो नमाज नहीं पढ़ रहा, तो बाज माएँ होती हैं तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ रहे, बच्चा और इरिटेट हो जाता है। और बाज माएँ होती हैं वो कहती हैं चलो आओ बेटा नमाज पढ़ते हैं, बच्चा फौरन माँ के आओ मिलके नमाज पढ़ते हैं, बच्चा फौरन से नमाज पढ़ लेता है। बात तो वही है ना, लेकिन कहने का अंदाज, डिलीवर करने का अंदाज जो है वो डिफरेंट होता है। दैट्स वाई जो है जब आप लिखते हैं और जब आप बोलते हैं बात वही होती है। यही चीज एक स्टूडेंट ने लिखी होगी, यही चीज दूसरे ने लिखी होगी, लेकिन जो आपका मैनर होता है ना कन्वे करने का, जो आपका स्टाइल होता है कन्वे करने का, असल में वो डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के मार्क्स ऊपर नीचे हो रहे हो। तो आप बहुत अच्छा लिख के हैं, आप सारी कोर्स पे लिख के हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर खुदा ना खास्ता मार्क्स ना आए फिर क्या करें। इसलिए बेटा जब भी लिखें तो प्रॉपर एक डोमिनेंट वे में लिखें। अभी एक न्यू कवर आई है आतिका, आतिका बहुत अच्छा लिखती है, उनका वे ऑफ कन्वेइंग जो स्टाइल है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगा है, और वो मार्क्स गेनिंग है। अगर वो बंदी सही तरह पढ़े तो अच्छा कर जाएगी, तो अच्छे मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह उसके। तो वो मैं देख रही थी, और भी बहुत सारे न्यू कमर्स आए हैं जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं, अच्छा सारे ही लिख रहे हैं, लेकिन द वे टू गिव एन इम्प्रेशन टू योर असाइनमेंट वो कोई कोई दे रहा है। लिख सारे ही रहे हैं, लिख वही रहे हैं जो वही किताबों में है, वही आरटीसी, वही सारा कुछ, लेकिन उस पेपर को एक इम्प्रेशन देना, एक हाईलाइटेड वे में, एनहांस्ड वे में लिखना, दैट इज द थिंग। जब मैं बोल रही होती हूँ आप देखिए मेरी टोन ऊपर नीचे हो रही होती है। अगर मेरी टोन जो है ना वो एक ही रहेगी ना, आप लोगों को मेरी बात समझ नहीं आएगी, बल्कि आप सारे सो जाएंगे। ठीक है, दैट्स वाई हम आवाज जो है हमारी ऑटोमेटिकली जहाँ इंपॉर्टेंट चीज आती है वहां पे हमारी आवाज थोड़ी लाउड हो जाती है और फिर थोड़ी स्लो हो जाती है। होता है उतार चढ़ाव, रिदम जो है साउंड में चलता रहता है। अभी आप जरा माइक को देखिए, माइक ऊपर नीचे हो रहा है ना, तो इट मीन्स कि दैट इज द रिदमिक पैटर्न। अगर ये रिदमिक पैटर्न आप अपनी असाइनमेंट को नहीं देंगे ना बेटा, मार्क्स नहीं होंगे। ये चीज याद रखिएगा, जिसको मैं कह रही हूँ राइटिंग सही करो, इसको पेपर इंप्रेशन सही करो, लिखा सबने सही होता है, पेपर इंप्रेशन ठीक नहीं। सो उसको ठीक करें, फिर देखें मार्क्स आते हैं कि नहीं आते। ठीक है, जहां पे जो चीज रिक्वायर्ड है वहां पे वो लिखें, अदरवाइज जरूरत नहीं है।
ठीक है, तो दैट इज द थिंग। अब यहाँ पे देखें इन्होंने लिखा तो हुआ है, लेकिन अगर इसको आप हाईलाइटेड वे में लिखा होता तो मेरे ख्याल है वो स्टूडेंट को भी ज्यादा लगता कि ये पता नहीं कितने अच्छे नोट्स लिखे हैं। From the above views, in the opinion that emerges is that rape of the lock is very refined mock epic. In order to make the rape of the lock as a mock epic, Bob used many devices and methods, but on the whole, he relies on the method of diminution. डिमिन्यूशन कहते हैं किसी भी चीज को छोटा छोटा करके बयान कर देना, ठीक है, उसको उसके लेवल से गिरा देना, सच दैट एवरीथिंग मस्ट हैपन बट ऑन द डायमंड स्केल, बिल्कुल लोअर स्केल पे उसने बताया है। यानी कि इंसान की जो पर्सनैलिटी है उसने उसको, या इंसान की जो नेचर है उसको डायमिन्यूशन पे वो ले आया है, लोअर स्केल के ऊपर वो ले आया है। सेम लाइक जोनाथन स्विफ्ट ने भी ये जो जोनाथन स्विफ्ट भी तो इसी की एज का था ना, ऑगस्टन एज का था ना जोनाथन स्विफ्ट, जिसका हमने गुलिवर ट्रैवल पढ़ा था। और गुलिवर ट्रैवल्स में हमने देखा था कि वो जो है डायमिन्यूशन जो है उसने भी इंसान को की जो नेचर है उसको बहुत ज्यादा एक डायमिन्यूट लेवल पे ला के बयान किया था। सेम इज द केस विद रेप ऑफ द लॉक। पॉप ने रेप ऑफ द लॉक में इंसान की नेचर को बहुत निचले लेवल पे बयान किया। उसके बाद है द diminution of an epic material is noticeable throughout the poem. The pompous and exalted style of the true epic has been used for the ordinary, the trivial and the insignificant subject matter. The subject matter of the rape of the lock is ordinary. ठीक है, subject matter जो है वो rape of the lock का वो एक ordinary subject matter है. It is dispute pertaining to love affair between a young fashionable lady Belinda and gentleman Baron. Baron proposed his name for the marriage to Belinda, who rejected his proposal. बैरन जो है प्रपोज करता है मैरिज बेलिंडा को, जो कि रिजेक्ट कर देती है इस प्रपोजल को। कॉन्सिक्वेंटली बैरन या इन रिएक्शन टू इट बैरन जो है कट कर देता है वन ऑफ हर ब्यूटीफुल लॉक। सो द सब्जेक्ट इज ट्राइबल, बट दिस ट्राइबल थीम हैज बीन गिवन एपिकल ट्रीटमेंट एज इफ इट वर सम ग्रेव इवेंट ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस। He has used highly pompous and bombastic language for low action. For example, the process of Belinda's makeup has been termed as adoration and the sacred rites of pride. While describing the beauty of Belinda, he calls her the fairest of mortals and the brightest fair. Her dream is called mystic vision, and Betty, यानी कि जो उसकी maid होती है, is called as inferior priestess. उसको वो inferior priestess कहता है sorry. Similarly, the game of Omber has been described as the war of nerves. ठीक है, वो जो गेम ऑफ ऑम्बर थी, जो एक नॉर्मल कार्ड की गेम होती है, उसको वॉर ऑफ नर्व्स बता दिया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है। द टेबल हैज बीन टर्म्ड एज द बैटलफील्ड। वो जो वेलवेटी टेबल हमने कल पढ़ा था परसों, वो जो है टर्म किया जाता है उसको एज अ बैटलफील्ड। द डिस्पर्स्ड कार्ड्स हैव बीन डबल्ड एज राउटेड आर्मी। और वो जो डिस्पर्स कार्ड्स होते हैं उनको डब किया जाता है कि वो कोई राउटेड आर्मी एक्सेट्रा है। इन द सेम वे सीजर्स हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज टू एज वेपन। सीजर्स को जो है टू एज वेपन कहा जाता है, लिटिल इंजन कहा जाता है, फेटल इंजन कहा जाता है एक्सेट्रा। फैंस एंड बॉटकिंस आर डेडली वेपन्स, डेडली स्पीयर्स, डेडली बॉटकिंस। सो ही हैज यूज्ड bombastic language to describe ordinary things, and the purpose is to heighten the more epical effect. Similarly, the title of the poem, The Rape of the Lock, is also more epical. Rape is a serious moral offense, which means the violation of women's chastity by force. But Pop has used this term in an amusing way. The process of the hair of Arabella by Peter is ironically described by him as the rape of the lock. So the title evokes nothing but the more heroic sensation. अब हम देखते हैं कि टाइटल ऑफ द रेप ऑफ द लॉक जो है, जो मोक एपिक पोएम का है, रेप इज अ सीरियस मॉरल ऑफेंस, जिसका बट पॉप जो है उसने इसको जो है इस टर्म को एक अम्यूजिंग वे में बताया है। पोजेशन ऑफ द हेयर जो है अरबेला की बाय पीटर, यानी कि पीटर जो अरबेला की एक लट काट देता है और वो भी जबरदस्ती काट देता है, इज आयरोनिकली डिस्क्राइब्ड बाय हिम एज द रेप ऑफ द लॉक। सो टाइटल जो है वो एवोक करता है नथिंग बट मोर हीरोइक सेंसेशन जो है उसको वो एवोक करता है।
The rape of the lock contains numerous more heroic images too. और rape of the lock जो है वो contain करती है numerous more heroic images को, which enhance the effect of fundamental irony, जो कि enhance करते हैं fundamental effect of irony को. He has used a very bombastic and pompous expression for trivial and ordinary action. अब यहाँ पे देखें कि वो जितने भी हमने इसकी क्रिटिकल जो इसकी जो हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी है, क्या उसके अंदर हमने एक चीज पढ़ी थी कि वो बम्बास्टिक और पॉम्पस एक्सप्रेशन यूज करता है किसके लिए, ट्राइवियल और ऑर्डिनरी एक्शन के लिए. फॉर एग्जांपल, टू डिस्क्राइब द रिएक्शन बेलिंडा ऑन द कटिंग ऑफ हर लॉक ही हैज गिवन अ मिथिकल रेफरेंस. तो वो जो है एक माइथिकल जो है रेफरेंस जो है वो बताता है, देता है यहाँ पे. नॉट फायर्स ओथेलो इज सो लाउड एज ट्रेन. इतना तो फायर्स ओथेलो भी नहीं हुआ, इतना चीखा तो ओथेलो भी नहीं था. रोड फॉर द हैंड करचीफ दैट कॉज्ड हिज पेन, जो कि उसकी उस हैंड करचीफ की खातिर जो कि उसने अपनी जो है बीवी को दिया था एज अ टोकन ऑफ लव, और जब वो गुम हो गया था तो वो उसकी पेन का, ओथेलो की जेलसी और उसकी पेन का और उसके शक का बायस बना था. जितनी जोर से बेलिंडा चीखी है और हैम्पटन कोर की दीवारें जो है वो हिल गई है. Here Pop has also personified things for the purpose of the heightening of effect. Personify करना होता है किसी भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को, बेजान यानी कि ऐसी चीज जो कि अनमूव्ड हो, इनएनिमेटेड हो, ठीक है, जो कि चलती फिरती ना हो. इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट को जब हम इंसानों के ट्रेट्स दे देते हैं, उनको ह्यूमन इफेक्ट्स दे देते हैं, ह्यूमन ट्रेट्स दे देते हैं, उसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन. जैसे हम कहते हैं चांद जमीन पे उतर आया. चांद तो इनएनिमेट है ना, आसमान पे है, और हम कहते हैं चांद जमीन पे उतर आया. जमीन पे तो या तो परिंदा उतर सकता है, या फिर इंसान उतर सकता है, या जहाज जो है वो एनिमेट हो जाता है ना जब हम वो चलता है. तो या तो जहाज जमीन पे उतरता है, एनिमेट हो गया ना, इन एनिमेट तो ना हुआ ना. तो हम इसको नॉन लिविंग थिंग्स नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे अगर इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स को जो है लिविंग एट्रीब्यूट्स दे दिए जाएं तो हम उसको कहते हैं कि ये पर्सोनिफिकेशन है. ठीक है, ऐसी चीज को हम पर्सोनिफाई करते हैं, पर्सोनिफिकेशन करते हैं. उसने यहाँ पे बहुत सारी चीजों को, इनएक्टिव चीजों को जो है पर्सोनिफाई किया है ताकि वो हाइटन कर सके इसके इफेक्ट्स को, सच दैट इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स आर इन्वेस्टेड विद लिविंग एट्रीब्यूट्स. के इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को उसने इन्वेस्ट किया है लिविंग एट्रीब्यूट्स के आगे. फॉर एग्जाम्पल, ही पर्सोनिफाइज द सन एंड कंपेयर्स इट्स ग्रैंडियर विद दैट ऑफ बेलिंडा. उसने पर्सोनिफाई किया सन को और उसके ग्रैंडियर को with that of Belinda. He also personifies anger through goddess of spleen. और उसने personify किया anger को goddess of spleen के जरिए. And her two servants personify ill nature and affection. और उसके बाकी जो दो servants थे, यानी कि goddess of spleen के जो दो servants थे, उन्होंने पर्सोनिफाई किया था इल नेचर को और अफेक्शन को. स्प्लीन जो है वो हमारी पेनक्रियास, सॉरी, गॉल ब्लैडर या पेनक्रियास में एक कैटलिस्ट है जो प्रोड्यूस होता है, एक एंजाइम है जो कि प्रोड्यूस एंगर थ्रू गॉडेस ऑफ स्प्लीन है. और उसके जो दो सर्वेंट्स है वो पर्सोनिफाई करते हैं उसकी इल नेचर को और अफेक्शन को. आपको स्प्लीन के बारे में बता रही थी, मेरे बिल्कुल जहन से निकल गया. या तो ये गॉल ब्लैडर के थ्रू प्रोड्यूस होता है या फिर ये पैनक्रियाटिक डक्ट में स्प्लीन प्रोड्यूस होती है. जो मेरी मेमोरी कहती है वो पैनक्रियाटिक डक्ट होते हैं जो स्प्लीन से. तो स्प्लीन जो है एक्चुअली दैट इज द कैटलिस्ट कि जब हम अपनी फूड इनटेक करते हैं तो वो जो एंजाइम है एक स्प्लीन वो प्रोड्यूस होता है, और वो जो है हमारे हाजमे को और फास्ट कर देता है. ठीक है, हमारा जो हाजमा होता है वो उससे बहुत अच्छा हो जाता है. इन केस जब आप खाने के साथ ऊपर से पानी पी लेते हैं ना, हम कहते हैं ना हदीस में हम पढ़ते हैं कि जी पानी जो है वो शुरू में पिए तो जो है शिफा है, दरमियान में पिए तो पता नहीं जजा है, और एंड में पिए तो जो है वो बीमारी है. वो बीमारी इस वजह से है कि एट दैट टाइम जब वो रिएक्शन हो रहा होता है ना, केमिकल रिएक्शन होता है और वो जो कैटलिस्ट होता है वो अपना काम कर रहा होता है, हम ऊपर से पानी पी लेते हैं. मुझे ये बताएं कि जब आप पानी पी लेंगे तो वो जो अंदर की मशीन है वो एकदम से जम जाती है, और वो जो हमारे गॉल ब्लैडर में पत्थर होते हैं वो इसी पानी की वजह से होते हैं जो कि हम खाने के ऊपर से पी लेते हैं.
एक्चुअली वो जो कैटालिस्टिक रिएक्शन होता है ना, हम उसको स्लो डाउन कर देते हैं। दैट इज द मेन रीजन जिसकी वजह से मना किया जाता है कि खाने के ऊपर से आप पानी मत पिए, नहीं तो वो जो अंदर एक जो आपका केमिकल रिएक्शन चल रहा होता है ड्यू टू स्प्लीन, वो जो है फिर स्लो डाउन हो जाता है। यहाँ पे आप लोगों की जो बुक है उसके अंदर जो गॉडेस ऑफ स्प्लीन दिखाई गई, वो क्यों दिखाई गई कि जनाब एक फसाद हुआ था और उसका रिएक्शन फास्ट करना था, उस रिएक्शन को एक बैटल फील्ड में कन्वर्ट करना था। दैट्स व्हाई एक गॉडेस ऑफ स्प्लीन के पास जो है वो नोम जाता है, और जब वो उस केव के अंदर जाता है तो वहां पे औरतों की ऐसी ऐसी नेचर दिखाई जाती है जिसकी वजह से बड़े फसाद होते हैं, राइट? जिसके अंदर उसका एंगर है, उसकी इलनेस है, उसकी अफेक्टेशन है, उसका दिखावा है औरत का। ये सारी चीजें जो हैं वो दिखाई गई हैं कि नॉर्मली जब मर्द हजरात घर में दाखिल होते हैं तो औरतें बीमार हो जाती हैं, या फिर औरतें अपने शोहरों को क्या कंप्लेंट करती हैं कि भाई तेरे तो बच्चे ने सुबह तो मैनू तंग करके रखा है, तंग ही कर मारिया, ठीक है। या फिर हम अपने हस्बैंड्स को क्या कहते हैं, जैसे सुबह से जी जनाब आपके जो बच्चे हैं ना उन्होंने मेरा दिमाग खराब करके रखा है, ऐसे ही बोलते हैं। तो दैट इज द इल नेचर, दैट इज द थिंग कि वो जो है वो हाई आई उई वाली वो सारी जो खवातीन होती हैं वो के वो स्प्लीन के अंदर दिखाई गई। और स्प्लीन बेसिकली जैसे मैंने कहा कि वो एक कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है, तो ये वो सारे रिएक्शंस हैं, ये एक्शंस एंड रिएक्शंस की कहानी है कि ये एक्शंस एंड रिएक्शंस जो है हमारी लाइफ के अंदर एक छोटे से फसाद को कितना बड़ा फसाद कर देता है। तो दैट्स वाई वो जनाब नोम जो है वो उधर केव ऑफ स्प्लीन में जाता है और वो जाके जो है ना वहां से साइज एंड टीयर्स उठा के लाता है ताकि औरतें जो है इसके थ्रू भी थोड़े से फसाद मजीद कर दें। तो दैट इज द थिंग कि छोटी सी चीज को खवातीन की, अब यहाँ पे कि वो स्प्लीन के अंदर उस एंगर को, उस छोटी सी बात को जो हम बढ़ा चढ़ा के एग्जेजरेट करके बयान करते हैं, वो चीज यहाँ पे दिखाई गई है, ठीक है। तो ये है दैट इज बेसिकली। और फिर उसके दो सर्वेंट, अब यहाँ पे वो जो कैटलिस्ट जो कि मतलब एक एसिडिक रिएक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो यहाँ पे तो जनाब कोई पानी वाला था ही नहीं हिसाब किताब। जब फसाद की बात आती है उसमें पानी फेंकने वाले थोड़े कम होते हैं, फसाद को उलझाने वाले ज्यादा होते हैं। लेकिन जब हम खाना खाते हैं फिर पता नहीं हमें क्या हो जाता है, खाना खाते ही ऊपर से पानी पी लेते हैं और अपना हम नुकसान करते हैं। तो दैट इज द थिंग, वो जो स्प्लीन होता है उसका आपके पैनक्रियाटिक डक्ट में, आपकी बाइल डक्ट के अंदर, आपकी बाइल के अंदर ये सारे रिएक्शन हो रहे होते हैं। और दैट इज द थिंग कि जिस जो कि स्टोन्स का बायस बनता है अगर उसमें पानी डाल दिया जाए तो, यानी कि खाने के ऊपर पानी डालने पानी की वजह से आपके स्टोन्स क्रिएट होते हैं मैदे में। फिर वो कहता है इन अ मोक एपिक द ग्रेट थिंग्स आर मेड लुक स्मॉल एंड स्मॉल थिंग्स आर मेड लुक ग्रेटर। इसी तरीके से छोटी ट्राइवियल मैटर्स को बड़ा करके दिखाया गया और बड़े मैटर को छोटा। और इसके थ्रू जो है वो इंसान की नेचर भी दिखाई गई है कि इंसान जो है वो छोटी छोटी बातों पे बड़े बड़े इश्यूज कर देता है, और कुछ ऐसे हमारे मैटर्स होते हैं जो कि बड़े इश्यूज होते हैं लेकिन हम उनको बहुत माइनर कंसीडर करते हैं। हमारे लिए ये एक बहुत मामूली सी बात है, बच्चे तो पल जाते हैं, है कि नहीं है, हालांकि ये एक बहुत बड़ा टास्क है। औरत के का घर में रहना, ये जो हमने आज मजाक बना लिया ना कि तुम घर में रह के करती क्या हो, यकीन जानिए वो जो औरत घर में रह के जो करती है ना उस पर जनरेशन डिपेंड करती है। और मुझे हैरानी है आज की जनरेशन पे, मर्दों पे भी और औरतों पे भी। लड़के भी ये कहते हैं कि हमारी जो बीवी है ना वो कमाती हुई आनी चाहिए। लिटरली मैं आपको सही बता रही हूँ, ये आज की जनरेशन जो है ना ये उसका एक वो है, उनके ख्याल में औरत अगर घर बैठी रहेगी तो शायद वो किसी काम की भी नहीं रहेगी। ठीक है, हम हांडी रोटी पकाने के लिए थोड़ी लेके आ रहे हैं अपनी बीवी को। हांडी रोटी ना पकाएं लेकिन अपनी बीवी को इतना जरूर स्पेयर करवाएं करें कि वो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करे, ताकि जब शोहर घर आए तो उनको एक घर में एक सुकून फील हो। अल्लाह ने ये रिश्ता सुकून के लिए बनाया है, अजाब के लिए नहीं बनाया। तो दैट इज द थिंग। इस चीज को हम बहुत ट्राइवियल लेते हैं कि नहीं भाई ये तो, और इसी तरीके से और भी हमारे बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जो बहुत बड़ी बन जाती हैं और बहुत बड़ी बातें होती हैं जो छोटी बन जाती हैं।
एक्चुअली हम सब के सब, चाहे मर्द हैं या औरतें, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं, ठीक है। शादी को शायद हमारे लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कह दिया गया है, क्योंकि जी हाय बेचारा, सास अलहदा रो रही होती है जो बेटे लड़के की माँ होती है, हाय बेचारा देखो ना मेरा बेटा अभी से रिस्पॉन्सिबिलिटी में पड़ गया। वो जो लड़की की माँ होती है वो भी यही रो रही होती है, हाय बेचारी मेरी बच्ची देखो ना, छोटी सी उम्र में शादी होगी ना, है ना। तो क्या है, हम एक्चुअली क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे होते हैं, हम अपने बच्चों को उस लेवल पे लाते नहीं हैं। और वो जो सोच उनके माँ बाप ने लड़का लड़की को दे दी होती है ना, ये बड़ी गलत सोच है कि देखो अब तो तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी में पड़ गए। लेट देम डू दैट, लेट देम हैंडल। तो दीज आर द थिंग्स जो यहाँ पे दिखाई गई हैं कि छोटी चीज को बड़ा बना दिया जाता है और बड़ी चीज को छोटा, ठीक है। उस फैमिली लाइफ को जो कभी माँ बाप ने गुजारी होती है, जब अपने बच्चों की शादी करते हैं हवा बना देते हैं पेरेंट्स अपने बच्चों के सामने कि पता नहीं इस लाइफ में कितना अजाब है, और वो उनका क्योंकि गुमान गलत हो जाता है, अल्टीमेटली बहुत बड़े बड़े फसाद होते हैं। तो दैट्स वाई कि हमें जो है अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पॉजिटिव और मोटिवेटेड रखना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने का नाम ही तो भाई जिंदगी है। इसी तरीके से तो खूबसूरत चीज है, इट मीन्स द स्टैंडर्ड ऑफ द ग्रेट एंड स्मॉल आर कंफाउंडेड। इस वजह से स्टैंडर्ड्स ऑफ ग्रेट और स्मॉल जो उनको कंफाउंड कर दिया गया। फॉर एग्जाम्पल इन द फॉलोइंग लाइन, स्टेनिंग ऑफ ऑनर एंड लॉस ऑफ लेडीज चैस्टिटी इज इक्वेटेड विथ लॉस ऑफ न्यू ब्रोकेट एंड ब्रेकिंग ऑफ अ चाइना जार। अब यहाँ पे आप देखें कि स्टेनिंग ऑफ ऑनर और लॉस ऑफ लेडी की जो चैस्टिटी है उसको इक्वेट किया जाता है एक न्यू ब्रोकेड के साथ और स्पीकिंग ऑफ द चेयर के साथ। तो ऑनर और लॉस ऑफ लेडी चैस्टिटी जो है उसको इक्वेट किया गया लॉस ऑफ न्यू ब्रोकेड के साथ और ब्रेकिंग ऑफ अ चाइना जार, ठीक है। कि एक चाइना जार जो है वो जब ब्रेक हो जाता है उसके साथ जो है ऑनर और लॉस ऑफ लेडीज, यानी कि एक ब्रेकिंग ऑफ चाइना जार दैट इज वेरी मच जो है पेनफुल, और एक न्यू ब्रोकेड वो इस हद तक लॉस उसका इतना, न्यू ब्रोकेड के ऊपर अगर कोई धब्बा लग जाता है तो वो इतना ज्यादा एक जिसे कहना चाहिए पेन का बायस बनता है, शायद इतना स्टेनिंग ऑफ ऑनर और लॉस ऑफ लेडीज चास्टिटी नहीं होता या उसी के शायद इक्वल होता है। वेदर द नेम शैल ब्रेक डायना's लॉ, डायना's लॉ वीमेन की चैस्टिटी को कहा जा रहा है, और सम फ्रेज चाइना जार रिसीव अ फ्लॉ, या पे किसी चाइना जार जो है वो एक फ्लॉ रिसीव कर जाता है, और स्टेन हर ऑनर और हर न्यू ब्रोकेड, और उसके ऑनर को स्टेन लग जाता है या उसकी न्यू ब्रोकेड को कोई स्टेन लग जाता है। फॉरगेट हर प्रेयर्स और मिस अ मैस्कुरेड, तो उसका प्रेयर मिस कर देना और मैस्कुरेड यानी कि डांसिंग डांसिंग पार्टी जो कि मास्क पहन के की जाती है, वो उसके लिए मिस करना एक मैस्कुरेड उतना ही इम्पोर्टेंट है जैसे उसने अपनी कोई प्रेयर जो है मिस कर दिया। उसके लिए उसकी न्यू ब्रोकेड जो है उसके ऊपर धब्बा लग जाना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि, यानी कि उतना ही पेनफुल है जितना कि स्टेन ऑनर है, और उसकी चाइना जार टूट जाना उतना ही उसके लिए पेनफुल है जितना कि एक वेमेन की चास्टिटी है। यानी कि इन सबको कंपेयर एंड कंट्रास्ट किया गया है। फिर वो कहता है सिमिलरली इन दिस लाइन द डेथ ऑफ लैब डॉग इज इक्वेटेड विद द डेथ ऑफ हस्बैंड टू अ लेडी, और इन्हीं लाइंस के अंदर जो है एक कुत्ते के मर जाने को इक्वल रखा गया एक हस्बैंड टू अ लेडी। नॉट लाउडर श्रीक्स टू पिटिंग हेवन आर कॉस्ट, कि नॉट लाउडर, इतनी लाउडर श्रीक्स तो शायद हेवन ने भी कॉस्ट नहीं की, और इतनी लाउडर श्रीक्स जिसने हेवन को हिला के रख दिया हो, इतनी ऊंची आवाजें तो उस वक्त भी नहीं उस वक्त भी नहीं सुनी गई। व्हेन हस्बैंड और व्हेन लैपडॉग ब्रेथ देयर लास्ट, जब हस्बैंड और लैपडॉग जो है वो अपने आखिरी सांसें जो है वो ले रहे हैं। पॉप हैज आल्सो मेड यूज ऑफ अदर मोक हीरोइक मेथड्स, उसने कुछ और भी मोक हीरोइक मेथड्स जो है वो यूज किए हैं। फॉर एग्जांपल मैम मैंने ये पूछना था, ये जो आपने एक्सप्लेन किया है लैपडॉग का और उसका, ये उसके बारे में कहा गया ना बेलिंडा के बारे में कि बेलिंडा इतनी जोर से चीखी, इतनी जोर से, तो ये डॉग भी, और ये उसके बारे में बात हो रही है। हाँ जी बिल्कुल उसी की बात हो रही है। अच्छा जी, उसके बाद जो है पॉप हैज आल्सो मेड यूज ऑफ अदर मोक हीरोइक मेथड्स। फॉर एग्जांपल ही हैज यूज्ड एरियल मशीनरी, वो जो है एरियल मशीनरी जो है वो यूज करता है टू हाइटन द एक्सप्रेशन, ताकि वो उन एक्सप्रेशंस को हाइटन कर सके। इट इज रिडिकुलस एंड दैट बेलिंडा एन ऑर्डिनरी फैशनेबल गर्ल हैज बीन शोन बीइंग प्रोटेक्टेड बाय a thousand of spirit. In the same manner, the tribal game of Omber has been compared with a great war of nerves.
The ordinary fight between the supporters of Belinda and those of Peters has been compared with the fatal war between gods and goddesses. ये जो ordinary fight है between the supporters of Belinda और वो जो पीटर हैज बीन कंपेयर्ड विद द फेडरल वॉर, और पीटर की और बलिंडा के सपोर्टर्स के दरमियान जो एक ऑर्डिनरी फाइट होती है उसको कंपेयर किया जाता है एक फेटल वॉर। फेटल वॉर एक ऐसी वॉर यानी कि बिटवीन गॉड्स एंड गॉडेसेस जो कि गॉड्स एंड गॉडेसेस के दरमियान हुई थी। एक फेटल वॉर यानी कि एक हिलारस वॉर या फिर जैसे कहना चाहिए एक तबाहकुन जो वॉर थी वो जो गॉड्स एंड गॉडेसेस के दरमियान हुई थी, बिल्कुल उसके साथ उसको कंपेयर किया जाता है। Their hairpins, fans, etc., with which they fight have been termed as deadly weapons, spear, etc. An essential prerequisite of mock epic is that there should be a peculiar passion in Nun's priest tale. The peculiar passion was flattery, and in Rape of the Lock, it is coquetry. ठीक है, एक नन्स प्रीस्ट टेल में पेकुलर पैशन जो थे वो फ्लैटरी थे। ठीक है, एसेंशियल प्री रिक्विजिट ऑफ मोक एपिक यहाँ पे ये भी है कि एक पेकुलर पैशन जो है वो शो किया जाता है। यहाँ पे नन प्रीस्ट टेल में जो चौसर की कैंटरबरी टेल्स हमने पढ़ी उसके अंदर तो कॉकेट्री थी यानी कि फ्लर्टेशन थी, फ्लर्टियसनेस थी, लेकिन यहाँ पे कोकेट्री है। कोकेट्री भी फ्लर्टेशन को कहा जाता है। Pope has introduced through Belinda a group of fashionable women in this way, और उसने criticize किया था coquetry को। The entire poem, in fact, is a sharp satire on coquetry and coquettish attitude, और वो ये इसी attitude के ऊपर बहुत बड़ा satire था। There is a difference too between an epic and a mock epic. मैंने कहा था ना आगे जाके epic और mock epic का difference भी लिखना होता है। जब भी हम किसी चीज को देखते हैं ना कि ये किसी चीज की कॉपी है, mock है या उसके जैसा बनाया गया, तो हमें कुछ examples उसकी भी देनी पड़ती हैं। An epic is of course considerable length, while a mock epic on the other hand is shorter than epic. Similarly, the hero of an epic is an extraordinary person, as against that in a mock epic, the hero is an ordinary person because the subject matter of a mock epic is also trivial and ordinary. In the Rape of the Lock, there is one heroine only, and she is fashionable butterfly who screams and cries at the loss of her lock like epic heroes, and this is quite humorous. Then flash the lightning लिविंग लाइटनिंग फ्रॉम हर आईज, और फिर उसकी आंखों से जो है लिविंग लाइटनिंग यानी कि एंग्री आईज जो है उसकी शो की गई, उसकी लिविंग लाइटनिंग जो है जो फ्लैश होती है उसकी आंखों से, और स्क्रीम्स ऑफ हॉरर वो जो उसके मुंह से जो चीखें निकलती हैं, रेंट द अफ्राइटेंड स्काई वो आसमान को भी हिला के रख देती हैं, फ्राइटन करके रख देती हैं, स्केयर करके रख देती हैं, उसको मतलब एक ट्रम्बल पोजीशन में ला के खड़ा कर देती है कि वो बिल्कुल हिल के रह जाता है। Another requirement of epic hero is that he performs certain rites, कुछ रिचुअल्स होते हैं जो कि एपिक हीरो जो है वो अदा करता है, and offers prayer in order to achieve success. He addresses God and goddesses and invoke their help. In the Rape of the Lock, there is an imitation of such rites and prayer with Baron burns the fire in order to get Belinda. अब देखिए, अब क्योंकि रिक्वायरमेंट होती है एक एपिक हीरो जो है उसमें कुछ राइट्स एंड रिचुअल्स जो है वो अदा करने होते हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं कि बैरन ये सारा कुछ करता है। वो गॉड्स एंड गॉडेसेस वो अपने वो जितने भी लव लेटर्स होता है वो जलाता है ऑल्टर के सामने, और ये सारा कुछ होता है। फॉर दिस एयर फीबस रोज सन गॉड जो है वो रोज होता है यानी कि उसकी दुआ सुन ली जाती है। ही हैड इम्प्लोर्ड प्रोपिशियस हेवन, जब वो जो है बेनिफिशिएंट या गुड हेवन को जो है उसको प्लीड करता है, उससे बेग करता है। एंड एवरी पावर एडोर्ड एंड बट चीफली लव टू लव एंड ऑल्टर वर्ल्ड, और एवरी पावर जो है वो एडोर करता है यानी कि तमाम गॉड एंड गॉडेसेस को वो एडोर करता है, और चीफ लव यानी कि गॉड ऑफ